हाँ, लॉकडाउन 2 कैसा चल रहा है? मस्त। हाँ, चलो बढ़िया है। आज की बातचीत शुरू करने से पहले मैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के दो एक्टर्स की बात करना चाहूँगा। हाँ, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर फिल्में ही देखते हो। ये मैंने पहले भी बोला है। नाटक तो इतने देखते नहीं हो, वरना नाटक के एक्टर्स की बात कर लेते। तो वो दो एक्टर हैं, उनमें से जो पहले एक्टर हैं वो हैं कमल हसन साहब, और दूसरे हैं, वो बाद में बताऊंगा। ठीक, तो पहले हैं कमल हसन साहब। तो उनकी एक फिल्म आई थी, पुष्पक। उम्मीद है आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो देख लेना, क्योंकि भैया वो परफेक्ट एग्जाम्पल है किसका? अभिनय के फर्स्ट गियर का, यानी आंगिक अभिनय। फर्स्ट गियर अभिनय का फर्स्ट अंश, आंगिक अभिनय, उसका परफेक्ट एग्जाम्पल कौन सी फिल्म है? पुष्पक। उसको जब तुम लोग ध्यान से देखोगे ना, तो पता चलेगा कि भैया उस फिल्म में कहीं पर भी बोलने की आवश्यकता है ही नहीं। जो कुछ किया है सिर्फ अंगों ने किया है, सिर्फ रिएक्शंस ने किया है, सिर्फ रसों ने किया है। उस पूरी फिल्म में कोई बोला ही नहीं है ना? कितनी मजेदार बात। लेकिन ऐसा सब तो नहीं कर सकते, ठीक है? उसको करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। तो ऐसा हम ऐसी सारी फिल्में तो ऐसी नहीं बना सकते, ठीक? तो ये तो हुई पहले हमारे एक्टर साहब की बात, कमल हसन। और दूसरे जो एक्टर हैं उनके बारे में मैं बताता हूँ। उनके साथ क्या हुआ, उनकी पहली फिल्म जब आई, जब उनको पहली फिल्म मिली, उस फिल्म से पहले जनाब पहुंच गए ऑल इंडिया रेडियो में ऑडिशन देने। बोले हमें ऑडिशन देना है कि हम आरजे बनना चाहते हैं। तो भाई जब उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में ऑडिशन दिया तो वो हो गए फेल। बोले ये कैसी आवाज़ हैं? इतनी भारी भरकम सी आवाज़ लेकर आ गए और कह रहे हो कि आरजे बनना चाहते हैं। चलो चलो निकलो, दाल निकलेगी यहाँ पे तुम्हारी। बड़े मायूस होके वो भाई साहब पहुंचे हमारे बॉम्बे। काफ़ी स्ट्रगल के बाद उनको एक फिल्म मिली, सात हिंदुस्तानी। और उस पहली ही फिल्म में भाई साहब ने दिखा दिया कि बंदे में दम है। और उसके बाद उनकी एक और फिल्म आई जिसमें वो बने गूंगे, और वो फिल्म थी रेशमा और शेरा। उस फिल्म में भी कमाल का अभिनय किया। पहचान गए ना? हैं? भाई देखो, उस बंदे का मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि क्या है ना कि मैं वैसे ही बदनाम हूं कि भाई उस बंदे का नाम बहुत लेता हूं। तो अब तुम लोग समझ चुके हो मैं किसकी बात कर रहा हूं। इन भाई साहब की मैंने बात इसलिए की क्योंकि इनकी महारत आंगिक अभिनय में तो है ही, लेकिन आज की डेट में, आज उनको उनकी आवाज के कारण जाना जाता है, यानी उनके वाचिक अभिनय के कारण उनको जाना जाता है। देखा? तो फर्स्ट गियर आंगिक, दूसरा गियर वाचिक। अब आज हम इस दूसरे गियर की बात करते हैं, वाचिक। वाचिक अभिनय, अभिनय का दूसरा अंश। मैं प्रकार नहीं कह रहा हूं यहां पे, अभिनय का दूसरा अंश कह रहा हूं, ठीक? वो है वाचिक, वाचिक अभिनय। तो भाई जब हम बोलना शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? हाँ, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमारी आवाज कहाँ से निकलती है। ये क्या प्रश्न हुआ कि आवाज कहाँ से निकलती है? आवाज तो हमारे कंठ से ही निकलती है, हमारे वोकल कॉर्ड से ही निकलती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि जो हमारे शब्द हैं, जो हमारे अक्षर हैं, उनको बोलते टाइम हम उस साउंड को कहां पर फील करते हैं, ये चीज है। तो इस चीज को पकड़ा हमारे भरत मुनि ने। उन्होंने कहा
कि हम अलग अलग स्थानों पर अपनी आवाज को फील करते हैं, और उन्होंने उन स्थानों का नाम दिया उच्चारण स्थान। अब वो कौन कौन से थे? वो थे छाती, कंठ, सिर, जीवामूल यानी कि जो जीव का रूट होता है, जो यहाँ पे होता है ना, गले में घंटी के पास होता है, वो जीवामूल, दांत, नासिका, होंठ और तालु। यानी जो हमारा ये ऊपर का हिस्सा है ना, ये ऊपर वाला हिस्सा, हाँ, जहां पे जीभ ऊपर लगती है, वो है तालु। तो तालु वो जगह है जहां पर आप अक्षरों को या शब्दों को फील करते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए कि हम अक्षरों को, अल्फाबेट्स को या शब्दों को कहाँ फील करते हैं, ठीक? तो मेरे साथ अल्फाबेट्स दोहराओ। ए, बी, सी, डी, ठीक है? तो जब हमने इनको धीरे धीरे बोला तो आप लोगों ने महसूस किया कि जो हमारी जीभ की मूवमेंट है वो किस प्रकार चेंज हो रही है, हाँ? या अब आप लोग हिंदी की वर्णमाला बोलो, का, खा, गा, ठीक? इसी प्रकार से बोलो, आ, आ, ई, उ, ऊ, ठीक है? तो वो जो छोटे बच्चों की किताब होती है ना, जिसमें वो वर्ण लिखे होते हैं, आ ई, वो लेकर आओ और उससे प्रैक्टिस करो। अक्षरों को बोलने की प्रैक्टिस, अल्फाबेट्स को बोलने की प्रैक्टिस और शब्दों को बोलने की प्रैक्टिस। उससे होगा क्या? उससे एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और वो प्रॉब्लम है डिक्शन की, ठीक है? तो देखो भाई, नाट्य शास्त्र में ही कैसे डिक्शन का सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक? तो अब आप प्रैक्टिस करेंगे और डिक्शन अपना सुधारेंगे। अब डिक्शन तो सही हो गया, ठीक, कि पढ़ना आ गया, बट एक छोटी सी और प्रॉब्लम है यहाँ पे कि कौन से वर्ण को या कौन से अक्षर को किस प्रकार बोलोगे। दो तीन कॉमन से वर्ण हैं, दो तीन कॉमन से अक्षर हैं, जैसे अल्फाबेट भी हैं, अंग्रेजी का ही उठाते हैं। कुछ लोग जेड को जेड बोलते हैं, जेड को जेड बोलते हैं, तो वो जा और जा, हिंदी के जा और जा, इसमें फर्क नहीं कर पाते। तो जब आप जा बोल रहे हो तो देखो कि जा में कहाँ पर आपके लिप की मूवमेंट हो रही है या टंग्स की मूवमेंट हो रही है। जा और जा, जा में देखो पूरी की पूरी जो जीभ है ना, वो ऊपर के तालू से टकरा रही है, जा, ठीक, जा, ठीक है? ऐसे ही एक और कॉमन प्रॉब्लम है फा और फा, ठीक? देखो, ध्यान से देखो, फिर से, फा और फा, है ना? तो ये डिफरेंशिएट करना सीखो कि कहाँ पर नुक्ता लगा है। नुक्ता मतलब किसी भी वर्ण के नीचे जब हम छोटी सी बिंदी लगा देते हैं ना, तो वो हो जाता है नुक्ता, ठीक? अब एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, सा और शा, सा और शा, ठीक? तो इतना तो इसमें टाइम मैं नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर सकते हो, ठीक है? तो इसको देखो, इसको सुनो और प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से सब ठीक हो जाएगा, ठीक? तो जैसा मैंने बोला कि डिक्शन तो सही हो गया, थोड़ा बहुत हमें थोड़ा पढ़ना आ गया, ठीक, लेकिन यार जब तक हमको ग्रामर नहीं समझ में आई या व्याकरण नहीं समझ में आया, तब तक उसको पढ़ने का फायदा क्या? मतलब नॉर्मल बंदा तो वैसे ही पढ़ लेगा, लेकिन हमें तो नॉर्मल बंदा नहीं है बनना, हम तो एक अभिनेता हैं। एक अभिनेता उसको सिर्फ ऐसे ही नहीं पढ़ेगा,
सिर्फ मतलब ऐसा ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ेगा, उसको उस काव्य के गुण जानने पड़ेंगे, यानी कि उसको उसके काव्य गुणों को जानना पड़ेगा। काव्य गुण यानी कि व्याकरण, अब ग्रामर, ये किसी भी भाषा में हो सकता है क्या है? एक ना, देखो, ये व्याकरण वगैरह पढ़ाने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ, ठीक है? ये आप लोग पढ़ चुके हो, 8th 9th 10th 11th 12th सब में पढ़ चुके हो, और हर लैंग्वेज में होता है। तो थोड़ा जाओ पुरानी किताबें खोलो और उसमें पढ़ो कि व्याकरण क्या है, अलंकार क्या है, गुण क्या है, लक्षण क्या है, मुहावरे क्या हैं, ठीक है? और संधि क्या है, संधि संधि विच्छेद करते हैं ना हम लोग, संधि विच्छेद वो क्या है। तक आपको ग्रामर की या व्याकरण की जानकारी नहीं होगी, तब तक आप जो राइटर ने लिखा है उसको समझ नहीं पाओगे। उसको ढंग से पढ़ो, उसमें कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है, अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? तो कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है ये समझना आवश्यक है, तभी आप, यहाँ पर देखो हमने भी लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट, तभी आप उस टेक्स्ट को समझ पाओगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके आगे भी काम करना है। एक अभिनेता ने इसके आगे भी जाना है। कैसे? जैसे मेरे को कोई किरदार दिया गया या आप लोगों को कोई किरदार दिया गया, और आपने उस किरदार की लाइंस तो याद कर ली फटाफट, है ना, और डिक्शन भी अच्छा हो गया, लेकिन बोलते टाइम गड़बड़ कर दी। आपके जो डायरेक्टर साहब हैं वो गुस्सा हो गए कि भैया ये क्या बोल रहे हो यार, ये किरदार ऐसे नहीं बोल सकता। अब तुम कहोगे यार ये क्या कह रहे हैं सर, ये किरदार ऐसे नहीं बोल सकता। अरे क्यों नहीं बोल सकता? अरे मैं हूं एक्टर, मैं बड़ा एक्टर हूं, मैं तो ऐसे ही बोलूंगा। दादा, आप होंगे बड़े एक्टर, लेकिन जब तक आप उस किरदार को सही से समझते हुए उस लाइन को नहीं बोलेंगे, तब तक टंटन गोपाल। तो समझना कैसे? ये तो हम अपनी हर क्लास में बात करते हैं, वो जो आपके महान 5 Ws होते हैं ना, हाँ, कि चरित्र क्या है, चरित्र की उम्र क्या है, चरित्र कर्ता क्या है, चरित्र का फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसका सोशल स्टेटस क्या है, ठीक? तो ये समझना अति आवश्यक है। ये समझोगे तभी तो ढंग से आप बोल पाओगे। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पे हम एक और महान एक्टर की बात करते हैं, ठीक है? बहुत बढ़िया एक्टर है भाई, लेकिन वो इसको बदकिस्मती कह लो या क्या कह लो, वो हमारे हिंदुस्तान के नहीं, लेकिन मेरे फेवरेट एक्टर हैं, वो हैं हमारे एल पचीनो साहब। तो उनकी एक बड़ी फेमस फिल्म है, आप में से ज़्यादातर लोगों ने देखी होगी, और नहीं देखी होगी भाई तो देख लो, क्योंकि कुछ ऐसे काम होते हैं जो मरने से पहले कर लेने चाहिए। उनमें से एक है ये फिल्में देखना, ये वाली फिल्में, ठीक? उस फिल्म का नाम है दी गॉडफादर। उसके पार्ट 3 में एल पचीनो साहब जो हैं वो एक लाइन बोलते हैं, वो लाइन ऐसे है, ऑलराइट, यू वांट टू डू बिजनेस विद मी, आई विल डू बिजनेस विद यू। देखा यार, क्या करें, इतनी दिनों से रिहर्सल नहीं की ना, तो थोड़ी एक्टिंग करना बनता है ना, है? बहरहाल, वो अगर मैं होता और मैं उस फिल्म को या उस नाटक को या उस स्क्रिप्ट को हिंदी में कर रहा होता, तो मैं इसी लाइन को हिंदी में बोल देता। कैसे? ठीक है, तुम मेरे साथ धंधा करना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ धंधा ही करूंगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है क्या कि भैया हम जो है वो आटे दाल का धंधा करते हैं, और तुम भी हमारे से आटे दाल खरीद लेना, और हम आपस में बैठ के आटे दाल का धंधा खरीदेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है, बिटवीन द लाइंस, किरदार को समझने के बाद एक डॉन का किरदार दूसरे डॉन से ये बोल रहा है कि भैया अगर तुमने मेरे साथ बुरा किया
तो मैं पलट के जवाब दूंगा। ठीक, तो मेरे मुंह मत लगी हो। अगर तू डॉन है तो मैं भी डॉन हूं। ठीक है ना? तो इस लाइन का मतलब ये है। कैसे समझ में आया हमको? हमको समझ में आया जब हमने उस लाइन का ग्रामर समझा, व्याकरण समझा, अलंकार समझा, और वो जो 5 Ws थे वो समझे। तब उस लाइन का सही सही मतलब हम डिलीवर कर पाए, है ना? तो आपने, फिर से रिपीट कर रहा हूं यहां पर, आपने जो काव्य के गुण हैं, जो व्याकरण है, वो आपने दोबारा से जाके अपनी किताबों में देखने हैं, पढ़ना है। और बिलीव मी, अगर तुम सच में अच्छा एक्टर बनना चाहते हो ना, तो उसको पढ़ के तुम्हें मजा आएगा। तुमको समझ में आएगा, अरे यार कितनी अच्छी चीज है जो हमने बचपन में छोड़ दी। अगर हम बचपन से ये सब पढ़ रहे होते, बचपन से इस सब पे ध्यान दिया होता, तो आज हम बहुत अच्छे एक्टर बन चुके होते, है ना? खैर कोई बात नहीं, अब कर लो। तो अब हमने डिक्शन सही कर लिया, हमने टैक्स को भी समझ लिया। अब क्या?